हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अपने कानून अपने अधिकार में। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। वो वीडियो एक समस्या है बहुत से लोगों की, आपके नहीं, बहुत से लोगों की एक समस्या है कि आजकल मार्केट में फाइनेंस, एनबीएफसी या बैंक या कोई भी फाइनेंस जो एमएफआईज वगैरह कोई भी जो आपको लोन दे रही है, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, सिक्योर्ड लोन हो, चाहे एजुकेशन लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, कुछ भी। अभी कोरोना काल में क्या हुआ है कि 2 महीने तक, 3 महीने तक, 4 महीने तक गवर्नमेंट ने ईएमआई पेड करने के लिए छूट दी थी, मोरिटोरियम चार्ज के साथ में। तो उस दौरान क्या हुआ कि कुछ लोगों का तो बैलेंस बन गया तो उन्होंने ईएमआई पेड करना चालू कर दी, और कुछ लोगों का बैलेंस बना नहीं तो उन्होंने ईएमआई पेड करना चालू नहीं की। इसके लिए हुआ क्या है अब कि लोगों के 6 महीने हो गए, 6 महीने से 1 साल हो गया, 1 साल से 2 साल हो गए, अभी वो अकाउंट राइट ऑफ हो चुके हैं। तो अभी कंपनी के बंदे क्या कर रहे हैं कि कस्टमर्स को कॉल करते हैं कि आपके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं 420 का, या आपके लिए हम नोटिस भेज रहे हैं, आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, आप पैसा भर दीजिए, सेटलमेंट करवा दीजिए, आपका हम 50% में सेटलमेंट कर देंगे, या आपका हम 70% में सेटलमेंट कर देंगे। ऐसे अभी मामले चल रहे हैं खूब। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया है ताकि इन सब लोगों को अभी मैं सजेशन दे सकूं कि आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई माइक का लाल आपको बोल दे कि आपके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज हो रहा है, 419 का हो रहा है, 406 का हो रहा है, 467 का हो रहा है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्योंकि आपका 1 लोन, 2 लोन, 5 लोन, 10 लोन या 50 लोन अगर आपका डिफ़ॉल्ट हो गए तो आप क्राइम की श्रेणी में नहीं आते हो। 420 का मतलब ये है कि अगर आपने किसी के साथ धोखाधड़ी करी है तो 420 का मुकदमा बनता है। और धोखाधड़ी कब होती है? धोखाधड़ी जब होती है जब आपने पैसे लिए और लेके फरार हो गए, आप अगले बंदे को पता ही नहीं है, या अगले बंदे को आपने झांसा देके ले लिए, तो वो 420 होती है। आपने बाकायदा कर्ज लिया है, लोन लिया है, आपने एग्रीमेंट साइन किए, उसके बाद में आपने लोन लिया है, तो वो धोखाधड़ी तो है ही नहीं। अब रही बात 406 में क्या होता है, जैसे आपने कार खरीदी फाइनेंस पे, आप कंपनी ने आपका लोन किया है, अब उस कार का ओनर कौन है? नॉर्मली ओनर आप हो, लेकिन उसके ओनर, एक्चुअल में ओनर कौन है उसका? एक्चुअल में ओनर है उसका फाइनेंसर। अब आप क्या करते हो कि आपने किस्तें पेड नहीं करी है, या किस्त पेड कर रहे हो लेकिन आपने वो कार बेच दी है, तो क्या होगा? उसको उस कंडीशन में 406 धारा, किस्त पेड कर रहे हो लेकिन वो कार आपने बेच दी है, तो उस सिचुएशन में आपके ऊपर धारा 406 का मुकदमा बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। अदरवाइज आप क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आते हो। किस्त अगर किसी की बाउंस हो गई है, 1 किस्त बाउंस हो गई है, 2 हो गई है, 5 हो गई है, या 10 हो गई है, या आपका लोन राइट ऑफ हो गया है, आप क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आते हो। कभी भी आपके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। 420 का मुकदमा ओनली फॉर धोखाधड़ी में दर्ज होता है, ठीक है। अब जब आपकी किस्त ड्यू रहती है तो फाइनेंशियल संस्था वाले वो क्या करते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। ये कंपनी है, उसकी सब जगह पूरे हिंदुस्तान में ब्रांच है उसकी, दिल्ली है, पाली है, सिरोही है, जहाँ आप कहीं को, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कहो तो कहीं भी चले जाओ आप, कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर, सब जगह पे कंपनी की ब्रांच है। अब वो जो वहाँ का ब्रांच मैनेजर बोल दो आप, वो बंदा क्या करता है कि अपने स्टाफ को बोलता है कि भाई ये कलेक्शन अपना एनपीए हो चुका है, इस कलेक्शन को अपने को कवर करना है। तो अब उनको पता है 2 साल से पेमेंट नहीं आ रहा है, कस्टमर को कॉल करते हैं, कस्टमर बोलता है सर अभी तो पैसा नहीं है, अभी तो हमारी कंडीशन ख़राब चल रही है, हमारा रोटेशन ही नहीं बना है, पैसे कहाँ से ला के दे आपको, वो ये। उस कंडीशन में क्या करते हैं वो लोग, क्या करते हैं कि कस्टमर को डराने की कोशिश करते हैं। डराने की कोशिश कैसे करेंगे?
एक आपके पास फेक नोटिस भेजेंगे। जो आपके पास नोटिस आता है वो बिल्कुल फेक आता है। 138 का वो आपके पास नोटिस भेजते हैं तो वो बिल्कुल फेक होता है, कोई मतलब नहीं उस नोटिस का। वो आपको नोटिस भेज के कहेंगे कि आपका पहला नोटिस आ चुका है, अगर दूसरा नोटिस आ गया और तीसरा नोटिस निकल गया तो आप गिरफ्तार हो जाओगे, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी 420 की, आप बहुत लंबे चले जाओगे, 10,000 के 50,000 भरने पड़ जाएंगे, वरना आ जाओ अभी मैं आपका 50,000 का 30,000 में सेटलमेंट करवा दूंगा। अब एक आम आदमी क्या होता है कि डर जाता है कि यार अपना एक तो 50,000 या 30,000 भरना पड़ रहा है, वो भी 2 साल बाद में, और फिर बाद में अगर नहीं भरेंगे तो अपने ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, बेफालतू में परेशान हो जाएंगे अपन। तो उस कंडीशन में वो बंदा क्या करता है कि अपने इधर उधर से कुछ बेचा, अगर आज जो कुछ भी है, कुछ दुकान मकान गिरवी रखा या लुगाई के गहने बेच दिए, कुछ भी कर कुरा के वो आपके लिए 30,000 रुपये की व्यवस्था करके लेके आएगा। अब जैसे ही आपका पैसा लेके आपका ऑफिस पहुंचता है तो आप क्या करते हो कि ये पकड़ वही पैसे, ये तेरे लोन अकाउंट नंबर, और अपना पैसा जमा करवा दे। वो कहेगा सर मुझे नो ड्यू मिल जाएगा ना? भाई नो ड्यू आज नहीं मिलेगा, आज तेरा पैसा जमा होगा तो नो ड्यू तुझे कल या परसों मिलेगा, आके ले जाना। ठीक है सर, ओके। अब वो क्या करते हैं कि आपका जो पैसा है वो आपके लोन अकाउंट में जमा कर देते हैं। लोन अकाउंट में जमा होने से क्या होता है, लोन क्लोज तो नहीं होता, वो तो जितना अमाउंट जिसकी डिमांड होती है उतना पैसा जाएगा तभी क्लोज होगा, लोन तो क्लोज होता नहीं है। अब वो बेचारा बंदा पैसा जमा करवा के और उसको रसीद दे दी जाती है कि पकड़ दे रसीद, अब वो रसीद लेके और बड़ा खुश हो गए अपने घर चला जाता है। अब क्या होता है 2 दिन 3 दिन बाद में वो बंदा वापस आता है कि मेरी रसीद, मेरा नो ड्यू लेके आ जाऊं। जब वो नो ड्यू लेने के लिए जाता है तो क्या होता है, वहाँ पे जाके सर मेरा लोन बंद हो गया है, अब मुझे आप मेरा नो ड्यू दे दीजिए। तो वो क्या करता है कि भाई 1 मिनट बैठ, देखते हैं। वो जाते हैं, सिस्टम को खोलते हैं वैसे, अरे यार भाई तेरा अभी क्लोज तो नहीं हुआ यार। तो सर मेरा क्लोज क्यों नहीं हुआ है, मैंने तो 30,000 रुपये की व्यवस्था करके ला के दी है, वो कहीं से अभी तक आपने लोन ही क्लोज नहीं किया मेरा। एक्चुअल में भाई हुआ ये है कि जिस बंदे ने बोला था ना हमारे को, उसका हो गया ट्रांसफ़र या उसने नौकरी छोड़ दी, अब उसकी जगह पे आ गया दूसरा बंदा, वो हमें अप्रूवल ही नहीं दे रहा है। अब कैसे हम लोन क्लोज करा सकते हैं ये बताओ। अभी तो आपका एक ही काम रह सकता है भाई साहब कि आप 20,000 रुपये कहीं से मैनेज करा के ला के दे दो आज में, तो आपका लोन जरूर हम क्लोज करवा के और नो ड्यू आपको दे देंगे। ये हमारी बात हो रखी है ऊपर तक। या तो वो आपको इस तरह से फंसा लेते हैं और आपका लोन बंद करवा देते हैं। अगर ऐसा नहीं फंसाते हैं, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, लोन आपका डिले हो गया, आपका सिविल खराब हो चुका है, अगर आप उस लोन को जितना लेट करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप 6 महीने बाद में आप सेटलमेंट के लिए जाओगे तो वो आपको कहेंगे कि भाई 50,000 का है तो 45,000 में हम आपका सेटलमेंट कर देंगे। अगर आप 1.5 साल में चले जाओ तो वो आपको कहेंगे हम आपका 40,000 में कर देंगे। आप 2 साल में जाओ तो वो आपको हम 35,000 में कर देंगे। अगर आप 3 साल में चले जाओ तो वो आपको कहेंगे 25,000 लाओ तो 25 में कर देंगे, और हो सका इससे भी कम कर देंगे। और अब अगर आप मान लो कि आपको उन्होंने झांसा दिया और आप उनके झांसे में नहीं आए, तो फिर वो क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको। फिर वो लोग क्या करते हैं कि एक सिम लेते हैं, एक नई सिम लेते हैं, उस नई सिम से अपने स्टाफ को, फ्रेंड्स को, किसी को कॉल करेंगे, उसको बताएंगे कि भाई इसके अंदर तू लिख दे पाली पुलिस, दिल्ली पुलिस, फलानी पुलिस, ढिमकी पुलिस, कोई पुलिस लिख दे, या वो वकील लिख दे, कुछ एडवोकेट लिखा हुआ आ जाएगा उसमें, है ना। वो क्या करता है ट्रू कॉलर के अंदर अपना उसमें नाम एडवोकेट या पुलिस के नाम से उसको सेव कर लेता है। अब उस सिम से वो बंदा उसके पास कॉल करेगा, भाई मैं फलाने कोर्ट से फलाना एडवोकेट बोल रहा हूँ, क्या हाँ सर बोलो। अरे भाई तेरे खिलाफ तो FIR आई पड़ी है, अब तेरी FIR दर्ज होगी, तूने उस कंपनी का कोई लोन ले रखा है वो भरा नहीं है तूने, तो उस लोन को भर दे या तेरे खिलाफ FIR हो जाएगी, फंस जाएगा फालतू में तू। तो एक आम आदमी होगा वो तो डरेगा कि यार मेरे खिलाफ FIR वकील साहब के थ्रू पहुंच गई है, अब क्या करें अपन। तो फिर वो कहीं जुगाड़ लगाएगा, अगर मान लो उससे भी नहीं माने वो, तो फिर वो क्या करेंगे, आपके नियर बाई जो आपकी लोकेशन है उसके नियर बाई जो पुलिस स्टेशन होगा उसको सर्च करेंगे वो, और फिर बाद में उस नंबर से वापस कॉल करेंगे आपको, या दूसरे नंबर से कॉल करेंगे आपको कि भाई मैं उस थाने से ये पुलिस वाला बोल रहा हूँ, थानेदार बोल रहा हूँ या कांस्टेबल बोल रहा हूँ, जो भी
आपने पैसा जमा नहीं करवाया, आपकी रिपोर्ट दर्ज हो रही है। अगर आपके पास पैसा हो तो लाके जमा करवा दो, वरना रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी आपकी और फंस जाओगे आप। अब वो ऐसे आपको डराने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब जब तक उनका हाथ पैर चल रहा है, जब तक वो नौकरी कर रहे हैं, तब तक आपको वो डराने की कोशिश करेंगे ऐसे। कभी एडवोकेट से, तो कभी सुप्रीम कोर्ट बन जाएंगे, तो कभी पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे वो आपके लिए, और आपको फंसाने की कोशिश करेंगे जाल में कि आप कैसे ही फंस जाओ। अगर आप फंस गए तब तो आपको पैसा जमा कराना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है तो आप लोन को कभी सेटलमेंट मत करवाना, आप उस लोन को सीधा जमा करवा देना पूरा क्लोज। अगर पैसा नहीं है तो फिर आप चलने ही दो, बाकी जहाँ चल रहा है वहाँ चलने ही दो, बाकी कुछ भी नहीं होना जाना है, कोई मुकदमा आपके ऊपर दर्ज नहीं होना है। एक चीज, कोई कहता है कि यार मैंने लोन ले लिया है, मैंने वापस नहीं भरा है, मेरी संपत्ति दर्ज हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, सॉरी, तो आपकी संपत्ति प्लीज जब्त नहीं होती है। अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है, आपने 10 लाख का लोन लिया है, आपने 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए भर दिए थे, 5 लाख आपके बाकी है, और आप 15 लाख 20 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, तो आपसे पैसा वसूला जाएगा। जब आप 15 लाख की गाड़ी में घूम सकते हो, 20 लाख की गाड़ी में घूम सकते हो, तो आप हमारा 5 लाख जमा क्यों नहीं करवा सकते? वो फिर आपका मैटर लोक अदालत में जाता है, और लोक अदालत में आपको वहाँ पे हाँ भरनी पड़ती है कि हाँ सर मैं पैसा जमा करवा दूंगा। दूसरी चीज, अब मान लो आपने पैसा जमा नहीं करवाया तो आपका मैटर जाता है लोक अदालत में। कहा जाता है लोक अदालत। लोक अदालत क्या चीज होती है? अपन सुनते हैं नाम अदालत, वैसे थोड़ा डरावना सा नाम लगता है, लेकिन लोक अदालत का नाम मतलब है समझौता करना। वहाँ आपको बुला के लोक अदालत में आपके पास एक नोटिस आएगा कि भाई कल आपको आपको लोक अदालत बुलाया है। अगर आपने नोटिस रिसीव कर दिया अच्छी बात, नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, और आपने नोटिस रिसीव कर दिया लेकिन आप अदालत नहीं गए, कोई बात नहीं, आपके ऊपर कोई जुर्म नहीं है। अदालत ये सोचेगी कि वो बंदा समझौता करना नहीं चाह रहा, वो सेटलमेंट नहीं करना चाह रहा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने नोटिस रिसीव कर लिया और आप अदालत चले भी गए तो भी कुछ नहीं होना है। वहाँ आपसे पूछेंगे सर आपका पैसा आप जमा करवाना चाह रहे हो तो हम इतने में आपका सेटलमेंट कर सकते हैं। अब आपने कहा कि यार मैं पैसा तो जमा करवाना चाह रहा हूँ लेकिन इतना पैसा मेरे पास है नहीं, आपका 5 लाख बकाया था, मान लो कि आपका 2 लाख में सेटलमेंट हो रहा है, वहाँ पे उन्होंने बोल दिया 2 लाख दो आप तो सेटलमेंट कर देंगे हम आपका, या 1.5 लाख दो आपका सेटलमेंट कर देंगे। लेकिन आपने सोचा कि मेरे पास तो 1.5 लाख है ही नहीं एक साथ में, अब कहाँ से जमा करूँगा मैं 1.5 लाख सेटलमेंट के लिए? तो दोस्तों ध्यान रखना, उसमें भी आपकी EMI बढ़ती है। 2 EMI बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ या 6 बनाओ, उसमें भी आपकी EMI बढ़ती है, उसमें आपकी EMI बढ़ती है। उसमें भी आपका 1.5 लाख रुपये आप उनको बोल सकते हो सर मैं 30-30 हज़ार रुपये करके 5 महीनों में जमा करवा दूंगा, तो भी आपका चल जाएगा। या आप ऐसे बोल सकते हो कि सर आने वाले 6 मंथ में मैं 1 लाख रुपये जमा करवा दूंगा, बाकी आने वाले 3 महीनों में 50,000 और जमा कराऊंगा, तो भी आपका चल जाएगा। वैसे भी वो पैसा आपसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके मन में ये डर है कि मेरी कंप्लेन दर्ज होती है, पुलिस मुझे उठा के ले जाएगी, तो ये आपने दिमाग से निकाल दो। बिल्कुल कभी भी पुलिस आपको उठा के ले नहीं जा सकती, और कोई भी थानेदार आपको कभी इस सेक्टर में कॉल भी नहीं करेगा कि भाई आपका पैसा बाकी है आप आके जमा कराओ, वरना मैं आपको अरेस्ट कर लूँगा, क्योंकि इस थानेदार को कोई राइट्स नहीं है उस चीज़ के, कभी नहीं कर सकता वो कॉल आपको। क्योंकि अगर वो 420 का बोलता है तो 420 उसको खुद को पता है, वो तो जानता सब चीज़, उसको पता है 420 में आपका मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है, तो वो आपको ले जाएगा ही नहीं। इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी शक हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना है, मैं बताऊंगा आपका उसका इलाज। और मेरी वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और कोई भाई फंसे हुए हो तो उनको भी काम आएगी। धन्यवाद, जय हिंद।